हमको धन्यवाद देना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, देश के मुखिया प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी नीतियों की वजह से ही आज हम और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। नहीं तो अच्छे समृद्धशाली देशों की क्या स्थिति हुई कोविड काल में, हमसे आपको छुपा नहीं है। ये स्थिति तो यहाँ भी हुई थी जब दूसरी लहर चलाई। बिल्कुल हुआ था। पहली बात क्या होता है कि दूसरी लहर का किसी को अंदेशा नहीं था। आज तीसरी लहर चर्चा में है कि आने वाली है। हमारी सरकार पूरी तरह। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ हैं बीजेपी कुशीनगर से भाजपा नेता सोमेश कुमार चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। कौन कौन है, पढ़ाई कहाँ से हुई है, कहाँ तक की आपने पढ़ाई की है, उसके बारे में। मेरा नाम सोमेश कुमार चतुर्वेदी है। मेरे माता पिता दोनों बीएससी शिक्षा परिषद में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापिका हैं। मेरी 6 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, चूँकि माता पिता परिषदीय विद्यालय में कार्यरत थे, इस नाते मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय, गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। वहां से प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 5वीं तक की शिक्षा लेने के बाद मैं कक्षा 6 में हाटा शहर में प्रवेश किया। अभी 1 साल एक विद्यालय में पढ़ा, तब तक मेरा खुद का एक विद्यालय खोल दिया गया हाटा में ही, प्राइवेट विद्यालय। मैं पुनः वापस अपने विद्यालय में आ गया शिक्षा ग्रहण करने, और वहाँ आगे की शिक्षा लेने के लिए मैं सरस्वती शिशु मंदिर कस्या वहीं छात्रावास में रहा, और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा मैंने वहाँ ग्रहण किया। फिर आगे बुद्ध पीजी कॉलेज से मैं जुड़ा। बुद्ध पीजी कॉलेज से मैंने स्नातकोत्तर स्नातक की शिक्षा ली। फिर परमेश्वर महाविद्यालय नौतन हथियागढ़ है, वहाँ से मैं बीएड किया, और फिलहाल अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से मैं एमएड में अध्ययनरत हूँ। अभी भी आपकी पढ़ाई चल रही है। आप बता रहे थे कि आपने बचपन में जो एडमिशन अपने ही कॉलेज में लिया, तो कुछ अपने विद्यालय में, तो कुछ इसका बेनिफिट भी उठाते थे बच्चों के सामने कि मेरा स्कूल है। नहीं, अभी वो सोच उस तरह की नहीं थी, क्योंकि पिताजी से डर था। पिताजी मेरे बड़ा गुस्सैल स्वभाव के थे, वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। तो ये डर था कि भाई अगर कुछ इस तरह का कदम उठाएंगे तो मार पड़ेगी, और कोई भी आसानी से मेरे पिताजी तक अपनी बात पहुंचा देगा। इस नाते मैं खौफ में रहता था। खौफ में रहते थे, इसलिए उसका बेनिफिट नहीं उठाते थे। ये राजनीति में आप जो आए, अभी आप बीजेपी में, छात्र राजनीति में भी रहे? जी, छात्र राजनीति में भी रहा हूँ। मैं 2012 में बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर से अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा हूँ। वहीं से मैंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र संघ से आपने की है। अच्छा, बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी में? मैं जब 2012 में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तो चुनाव तो मैं हार गया, लेकिन बुद्ध पीजी कॉलेज के चाहे वो छात्र हों, चाहे शिक्षक हो, या फिर कोई भी कर्मचारी उस कॉलेज का रहा हो, सबका मुझे बड़ा भी स्नेह सम्मान प्राप्त हुआ। तो वहाँ मेरी एक लोकप्रियता बनी। लोगों ने मुझसे कहा कि आप लिखना और बोलना मत छोड़िएगा कभी। कुछ ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ विशेष दे के भेजते हैं इस धरती पे। तो वहाँ के तत्कालीन प्राचार्य थे, जो आज नहीं है हमारे बीच, स्वर्गीय एनपी राय साहब। हालांकि कई मुद्दों पे हमसे उनसे बहुत हार्ड टॉक भी होता था, लेकिन हमें बुलाया, कहे बेटा मैं पूरे चुनाव के दौरान तुमको देखा हूँ बहुत करीब से, तुम लिखना और बोलना कभी मत छोड़ना, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। तो वहाँ एक तरह से मेरा एक ग्राफ तैयार हुआ, जो अच्छा ग्राफ तैयार हुआ। और उसके बाद ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, जो वहाँ से समाजवादी पार्टी का दावर नेता हैं, उनके लड़के अभिषेक त्रिपाठी उर्फ राजन जी तरकुलवा से ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। क्योंकि हमसे उनसे बहुत ही मित्रों संबंध था, उन्होंने तुरंत हमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया, और समाजवादी पार्टी में आते ही मुझे छात्रसभा जनपद कुशीनगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। उनको ये बात रास नहीं आई कि एक सामान्य परिवार का बेटा, एक शिक्षक परिवार का बेटा, जो जल्दी ही राजनीति में आया,
लोग मेरे नाम के समानांतर उसका नाम ले रहे हैं, ये बात उनको रास नहीं आई और हर तरह से मुझे दबाने का प्रयास किया। तो उस समय होता है ना कि जब व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में फंस जाता है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक किताब में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है, या तो बिखर जाए या निखर जाए। तो जब मुझे स्थानीय नेता के द्वारा पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया, तो मैंने भी निर्णय लिया कि मुझे बिखरना नहीं है बल्कि निखरना है। या तो मेरे पास दो रास्ते बचे थे, या तो मैं जीवन भर उनके पीछे रह करके जीवन अपना एक तरह से कहिए तो राजनीतिक करियर पूरा बर्बाद करके उनके पीछे पीछे जिंदाबाद करके जीवन का जितने भी जो उद्देश्य है उसको वहीं ख़त्म कर दूं, या फिर एक अलग लाइन खींच करके मैं स्पष्ट राजनीति में आ जाऊं। फिर इसी बीच जब मैं कुशीनगर बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय से अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तो डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जो आज सिद्धार्थ नगर में कार्यरत हैं, उनसे हमारे बहुत ही करीबी संबंध थे। उन्होंने हमें एक दिन बुलाया, कहा कि यार कहाँ भटक रहे हो इस तरह से, और मुझे इटवा विधानसभा से चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव की तैयारी में हूँ और तुम्हारे जैसे अपने और भरोसेमंद और अच्छे युवा की मुझे आवश्यकता है। तुम आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, निश्चित रूप से तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हारी प्रतिभा को सम्मान मिलेगा। यहाँ काम करोगे, यह लोकतांत्रिक दल है, यहाँ ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के दबाने से कभी व्यक्ति दब सकता है। तो फिर लगभग 3 सालों के बाद अभी समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तो 2 वर्ष पूर्व ही मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके तत्कालीन सांसद हमारे वहाँ आदरणीय श्री राजेश पांडे जी के नेतृत्व में और डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी के दिशा निर्देशन में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अच्छा, आप बता रहे हैं समाजवादी की पार्टी की जब सरकार थी उसी समय आपने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी, सरकार के रहते हुए आपने छोड़ा है। जब आप बीजेपी में आए, खैर आपके शिक्षक ने कहा ज्वाइन करने के लिए, सतीश चंद्र गुरुजी जी जी मंत्री जी भी हैं। आप भी चूंकि उस समय युवा अवस्था में थे, अभी भी आप युवा ही हैं, क्या अच्छा लगा कि आपने बीजेपी को सोचा कि बीजेपी में ही जाओ? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जब एक सामान्य व्यक्ति का, सामान्य परिवार का लड़का राजनीति में आता है तो काफ़ी तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो उस समय कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई बहुत बड़ा सपना नहीं उस समय सजोए रखा। तत्कालीन वहाँ के स्थानीय एक नेता हैं, उनके कुचक्रों में मैं फंस गया। तो फिर वही मैंने कहा ना कि या तो आपको बिखरना या निखरना है। तो मुझे लगा कि यहाँ रह के मैं अपने आप को जिस तरह से चाहता हूँ राजनीति करना उस तरह से नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक अलग लाइन खींचनी ही पड़ेगी, पैरेलल लाइन खींचनी ही पड़ेगी। लाइन खींची और भारतीय जनता पार्टी मुझे सर्वोत्तम लगा। इसलिए लगा कि यहाँ पार्टी में लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता कभी आपके इस न्यूज़ चैनल पे आके ये नहीं कह सकता है कि मैं कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता हूँ। उसके लिए उसे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे भाग्य में कुछ न लिखा हो, लेकिन सपने तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनने के देख सकता हूँ। ये तो मेरा अधिकार है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान परिवेश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है जिसका कार्यकर्ता ये सपना देख ले कि मुख्यमंत्री और मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये मेरे लिए अच्छा लगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाला दल है, स्वागत किया मैंने। जब राजनीति में आप चुनाव भी, जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उस समय घर वालों ने बोला कि बेटा पढ़ाई करो, अभी पॉलिटिक्स बाद में करना। फिर आपने जब समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की, फिर भाजपा भी ज्वाइन किया, घर वालों का क्या है? देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। कुशीनगर जो प्रमुख गेट है, गेट के पास एक दुकान है आदमी पाठक पुस्तक भंडार। वहाँ हमारे एक मित्र हैं अनपू पाठक जी। अनपू पाठक जी, चूँकि मैं राजनीति से दूर दूर तक कहीं मेरा नाता नहीं था, मैं मूलतः जन्म से तो भाजपाई हूँ। अनपू पाठक जी ने मुझे फ़ोन किया, चुनाव में, कॉलेज में चुनाव की सरगर्मियाँ थोड़ी बहुत बढ़ी हुई थी, कि सोमेश जी आप कहाँ हैं, हम मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आइए, हाँ आइए, मुलाकात हो जाएगी।
हम उद्देश्य क्या है आपका? तो उद्देश्य ये है कि एक हमारे मित्र हैं, वो कुशीनगर डिग्री कॉलेज से अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ हाटा क्षेत्र में आपसे मुलाकात करवाएं कि उनका कुछ वहाँ काम धाम बने। मैंने कहा ठीक है, लेके आइए। अब उनके आदेश का मैंने पालन किया। तो मेरे कुछ चुनिंदा मित्र थे, 10-15 की संख्या में हम लोग हाटा बस स्टेशन की चाय की दुकान में बैठ गए। वो प्रत्याशी भी आए, अंकु पाठक भी आए, सब लोग आए, वहाँ बैठ के बातचीत हुई। जब ये सारी बातचीत हो गई, बातचीत होने के बाद वो लोग चले गए। तो जाने के बाद हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं हेमचंद गुप्ता और मनोज गुप्ता, ये दोनों लोग जाने के बाद व्याकुल हो गए। यार ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। उनके नज़र में ये लगा कि नहीं, हमारा नेता ठीक है, इसको लड़ना चाहिए था यार। तो हम लोग किसी के पास समर्थन मांगने जाते हैं, मेरे पास कोई क्यों समर्थन मांगने आ रहा है? हमारे नेता के पास अच्छी क्वालिटी है, इससे अच्छा योग्यता है, क्यों ये ना लड़े? तो अब हेमचंद और मनोज दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती किया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना। मैंने कहा यार ये सब डिसीजन बैठ के लिया जाता है। कहा नहीं, डिसीजन बैठ के अभी ले लिए डिसीजन। उस समय मेरे पास एक अल्टो हुआ करती थी। वहाँ से मैं घर भी नहीं गया। मैं लोअर और टी शर्ट में था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था पॉकेट में। हेमचंद और मनोज निकले, हम लोग वहीं से अल्टो स्टार्ट के सीधे चले गए कुशीनगर। उसी समय जैसे ही हम उनसे मिलके निकले हाटा से कुशीनगर के लिए, हम लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। हेमचंद और मनोज ने अपना पैसा लगा करके बैनर छपवाया। खुद मुझे याद आता है वो दिन, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मुंह में कील दबाए हुए वो दोनों खुद ही डिग्री कॉलेज के भवन पे चढ़े। रात के का समय था, लगभग 8, साढ़े 8, 9 बज रहे थे रात को। वो खुद दोनों चढ़े, कांटी वाटी पूरा मारे, बैनर लग गया। ये हुआ कि अब तय हो गया कि चुनाव लड़ना है। उसके बाद एक हमारे और अजीज मित्र हैं मार्कंडे सिंह सोलंकी जी, उनको संपर्क हुआ। उनको ये पता चला कि बैनर वैनर लग गया। वो अपना पूरा हैंडबिल छपवा करके तुरंत गोरखपुर से वो छपवा के रेडी कर दिए कि मेरे तरफ से आपके लिए हैंडबिल है, बाकी जो भी आवश्यकता होगी बताइएगा। अब यहाँ से सारा प्रपोजल तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं जब गया तो घर बताना पड़ा कि मैं ऐसा ऐसा करके आया हूँ। तो अब चूंकि अब मित्र हैं, अब कह लीजिए कि कुछ ईश्वरीय इच्छा थी या उनका मेरे प्रति प्रेम था, उन्होंने मुझे राजनीति में ढकेल दिया ला करके। मुझे सोचने का भी अवसर नहीं, सत्यता यही। दोस्तों की वजह से ही आप राजनीति में आए, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब घर पे आपने जाके? घर वालों का रिएक्शन पॉजिटिव भी कह सकते हैं, निगेटिव भी कह सकते हैं, दोनों था। हालांकि पारिवारिक स्थिति और पारिवारिक समायोजन को देखते हुए मेरे जैसे परिवार के लड़के को राजनीति करने में कठिनाई तो होती है, ये सत्य है, कठिनाई तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माता पिता, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता, चाहे वो जीवन में मैंने कोई गलत ही निर्णय क्यों न ले लिया हो, वो मेरे निर्णय के साथ रहे हैं। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहा है, इसके लिए तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भाई लड़का है, अगर निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के लिया होगा। तो शुरू में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हुई, फिर बाद में माहौल अच्छा है और आज पूरा परिवार समर्पित भाव से मेरे लिए खड़ा रहता है। सबकी इच्छा है कि ईश्वर मुझे राजनीति में किसी लायक बनाए, मैं समाज में चलकर समाज के लोगों की सेवा करूं। सब हनुमान जी पे है निश्चित रूप से। लेकिन राजनीति में जब आप राजनीति में आपने कदम भी रखा, छात्र राजनीति में, किसी को आदर्श मानते होंगे राजनीति में जिनको देख के लगता होगा मुझे भी? देखिए, मैं जिस दिन राजनीति में नहीं था, क्योंकि मैं प्रारंभिक दौर से ही अटल जी को मैंने एक तरह से भगवान का दर्जा देता हूँ। मैं जब समाजवादी पार्टी में था उस समय भी मैंने एक अटल विचार मंच बना करके उसको मतलब क्रियान्वयन में रखा था। अटल जी हमारे आदर्श थे, हमेशा रहे। उनके जैसा वक्ता, उनके ऐसी छवि शायद ही कोई बिरला इस धरती पर पैदा हो। उनके शब्द के हर अक्षर में माँ सरस्वती निवास करती थी। उनके बोलने से ऐसा लगता था कि काश हम उनके चरणों की एक धूल मात्र भी हो पाए तो अपना जीवन सफल मानेंगे। मैं शुरू से ही अटल जी को आदर्श माना हूँ, अंतिम समय तक।
अटल जी आपके राजनीति के आदर्श रहे। अच्छा, हमने सुना है कि आपने मीडिया की भी पढ़ाई की थी, आपने मीडिया भी ज्वाइन करने का आपने सोचा था, क्या था थोड़ा? क्या था कि मैं 2 विषय से एमए हूँ, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र। तो जब मैंने राजनीति शास्त्र से एमए कर लिया तो ये हुआ कि अब हो गया पढ़ाई, बीएड मैंने कर लिया, एमए कर लिया है, अब आगे मैं क्या करूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो ये था कि भाई राजनीति में हूँ तो नेता अगर बनना है तो 2 चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते हैं, या तो एलएलबी करिए, कुछ ज्ञान हो। ऐसे कुपढ़े लोग, कुपढ़े नेता तो समाज में बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन तथ्यात्मक बात हो, मुद्दों पे बात हो, वास्तविक बात हो, और हम एक अच्छे नेता के रूप में निखर कर समाज के सामने आए, इसके लिए मुझे लगा कि या तो मुझे एलएलबी करना चाहिए या फिर पत्रकारिता में थोड़ा बहुत रुझान होना चाहिए। उसी समय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एमजे का फॉर्म निकला था। मैंने फॉर्म भर दिया, लखनऊ सेंटर पड़ा था, मैंने परीक्षा दे दिया। हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं परीक्षा क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए भोपाल बुलाया गया। मैं भोपाल गया, वहाँ कैंपस सिलेक्शन मेरा हो गया एमजे में। लेकिन फिर परिस्थितियाँ ऐसी आई कि चूँकि पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, 6 बहनें हैं, परिवार है, 2 बेटे हैं मेरे, सारी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि नहीं, यहाँ एमजे करने का मतलब ये है, अगर मैं पत्रकारिता करता हूँ तो किन्हीं परिस्थितियों में मुझे भोपाल रहना ही पड़ेगा 2 साल। ऐसा नहीं था कि मतलब थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाए, मैं आते जाते मैं कर लूँ, ऐसा नहीं था। मुझे वहाँ रहना पड़ता 2 साल, और 2 साल पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को एक तरह से जो मैं अपनी जीवन को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ढाल चुका था, अब उसको सीधे विद्यार्थी जीवन में परिवर्तित करना था। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। फिर मैंने एट लास्ट निर्णय लिया कि छोड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं एमएड कर रहा हूँ इस समय। राजनीति की फिर से आ जाए, इस समय लोगों के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई मुद्दा है, प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन एक ये भी सत्य है, अगर लोग कह रहे हैं कि इतनी महंगाई कभी नहीं आई, उतना ही सत्य ये भी है कि जो कोविड आया आज के पहले कहीं नहीं था। हम कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। किन्हीं सरकारों में इस तरह की स्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां नहीं पैदा हुई। हमको धन्यवाद देना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, देश के मुखिया प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिनकी नीतियों की वजह से ही आज हम और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे समृद्धशाली देशों की क्या स्थिति हुई कोविड काल में, हमसे आपसे छुपा नहीं है। ये स्थिति तो यहाँ भी हुई थी जब दूसरी लहर चलाई। बिल्कुल हुआ था। पहली बात क्या होता है कि दूसरी लहर का किसी को अंदेशा नहीं था। आज तीसरी लहर चर्चा में है कि आने वाली है। हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है। हमारे ज़िले के अधिकारी बैठ करके डेली मीटिंग कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से देखिए कि खबरें आ रही हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी लहर आई, इसकी सूचना नहीं थी किसी को। ये तो हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से उससे भी अच्छे से निपटती। ये प्राकृतिक एक तरह से आपदा थी जिससे हमने बहुत ही ठीक तरीके से निपटा है और आगे भी निपटा। और इस तरह का जब परिवेश आता है आपके सामने, इस तरह की चुनौतियां आती हैं, तो बड़े बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छोटी छोटी समस्याओं का सामना तो करना पड़ता है। 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे सिर्फ एक मुद्दा है, हम विकास की बात करेंगे। हम जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि नौजवानों के दम पर ही फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। विकास के मुद्दे पर बनेगी। आज आप देख लीजिए क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अटल जी कहा करते थे कि हम देश में उस तरह की स्थिति चाहते हैं कि एक सुंदर महिला अच्छे अच्छे गहने से सज धज करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली जाए, उसको कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। मैं मानूंगा मेरा देश प्रगति कर चुका है, मेरा देश में सुशासन व्यवस्था अच्छी है, उसकी एक नज़ीर पेश कर रहा है उत्तर प्रदेश।
आज घर की लड़कियां, घर की महिलाएं रात के 12 बजे भी अपने कहीं विषम परिस्थितियों में कहीं जाना चाहती हैं तो निश्चिंत होकर जाती हैं कि हमको योगी जी के कानून व्यवस्था पे पूरी तरह भरोसा है कि हम चल रहे हैं अगर तो मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। ये आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें महिला की साड़ी खींची जा रही थी जब चुनाव चल रहे थे। अभी ये अच्छा प्रश्न आपने किया है। निश्चित रूप से उस घटना दुखदायी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात विचार करनी होगी, अगर यही घटना भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और की सरकार में हुई होती, आप देखिए कि योगी जी जैसे ही मामले को संज्ञान लिए सभी पुलिसकर्मियों के ऊपर जो भी वहाँ अधिकारी थे सबके ऊपर कार्रवाई हुआ है। ये बात तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हो गया है या भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की भी सरकार होती तो कार्रवाई से वो वंचित रह जाते हैं, उस महिला को न्याय नहीं मिल पाता। महिला के साथ गलत हुआ है लेकिन महिला को तत्काल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसे न्याय देने का काम किया ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न घटे। 22 के जो चुनाव आने वाले हैं उनमें आप भी कैसे चुनाव लड़ेंगे? टिकट के लिए दावेदारी कहीं पेश किया? 22 का चुनाव, अभी तो मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और कमी मेरे अंदर थी कि मैं चुनाव हार गया। पार्टी ने तो मुझे अवसर दिया था चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया था कि हम चुनाव लड़ें। कमी मेरे अंदर थी कि मैं चुनाव हार गया। रही बात, मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर आदेश करेगी विधानसभा लड़ना नहीं लोकसभा लड़ना है, चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी कहेगी संगठन में काम करना है, संगठन में काम किया जाएगा। मेरी पार्टी ऐसी है कि आपका इस्तेमाल कहाँ करना है, आप किस सांचे में फिट बैठेंगे। अगर आपके अंदर संगठनात्मक क्षमता है तो पार्टी संगठन का काम कराएगी। अगर पार्टी की नज़र में आपके अंदर क्षमता है चुनाव लड़ने की तो पार्टी चुनाव लड़ाएगी। पार्टी का जो आदेश होगा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो आदेश होगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। और हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि हम राजनीति के उच्च पदों पे जाएं, समाज सेवा करें। महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है, महत्वाकांक्षा मेरी भी है, लेकिन अब उसमें पार्टी कितना मुझे ध्यान देती है, पार्टी कब मुझे ध्यान में लेती है, पार्टी का निर्णय है। पार्टी जब आदेश करेगी चुनाव लड़ा जाएगा। मंत्री जी से मुलाकात होती है? हाँ, मुख्यमंत्री से मुलाकात बिल्कुल होती है। क्या बातचीत होती है जब मुलाकात? देखिए, अभी मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि बैठता हूँ तो मुख्यमंत्री से इस तरह की बात, मुख्यमंत्री से मुलाकात होता है, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक आप लोग पहुँचाइए, पार्टी की छवि खराब ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखिए। और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। चलते चलते अंतिम प्रश्न आपसे, भविष्य की क्या योजना है, क्या करना है? जैसा आप बता रहे थे कि पार्टी जो आदेश करेगी वो तो करेंगी, उसके अलावा आपकी क्या है? अभी चूंकि मैंने आपसे कहा कि एक सामान्य परिवार के लड़के को राजनीति में आना ही बड़ा निर्णय होता है और राजनीति करने में अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मेरा एक ही निर्णय है कि पार्टी में हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जब निर्णय होगा, जब जैसा होगा चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी का जो आदेश होगा, क्योंकि इस तरह का नहीं है कि नहीं ये अपना निर्णय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपके चाहने से, मेरे चाहने से इस पार्टी में कुछ नहीं होने वाला। पार्टी देख लेती है कि किसको बिखरना है, किसको निखरना है। पार्टी को लगेगा कि चुनाव लड़ाना चाहिए, चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ेंगे। अपनी कोई योजना नहीं, अपनी योजना सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में रहकर पार्टी की छवि को बढ़ाना है और 2022 में पूर्ण बहुमत में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। सोमेश जी हमारे चैनल में आए, हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यक्ति विशेष में हमारे साथ थे कुशीनगर से भाजपा के नेता सोमेश कुमार चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हर मुद्दे पे बड़ा खुलकर बात की और ये भी बताया कि पार्टी जब उन्होंने बदला तो उसके भी क्या कारण थे। हर मुद्दे पे लगभग उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट अपना वक्तव्य दिया कि क्या कारण थे। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।